नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कुंडली के दूसरे भाव में जो नियम है ना, लाल किताब व्याकरण के ये अद्भुत सूत्र हैं। ये खाना नंबर 2 के अद्भुत सूत्र हैं जो व्याकरण में आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि खाना नंबर 2 के समय में, जैसे पहले खाने में हमने पढ़ लिया कि पहले भाव में मेष राशि को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया, उसी तरह खाना नंबर 2 में वृष राशि को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। खाना नंबर 2 में वृष राशि आती है और यहाँ वृष राशि के जो मालिक हैं वो शुक्र है, यानी शुक्र की ये ज़मीन है और बृहस्पति यहाँ कारक है, यानी बृहस्पति का पक्का घर है ये। दूसरा भाव गुरु के अधिकार में, ये बृहस्पति की धर्मस्थली है और राहु केतु की यहाँ मुश्तरका बैठक है। मुश्तरका बैठक का मतलब होता है राहु केतु की ये जॉइंट बैठक है, इकट्ठी बैठक, जिसे शुक्र माना गया है ना। दूसरा भाव से हम क्या देखते हैं? दूसरा जो भाव है इससे हम धन देखते हैं, संपत्ति देखते हैं, ससुराल देखते हैं, है ना। और बुढ़ापा जो है ये भी खाना नंबर 2 दर्शाता। और बृहस्पति जो है वो बुढ़ापे का प्लैनेट है, बुढ़ापे का जो कारक ग्रह है वो बृहस्पति। और बुढ़ापा, जैसा मैंने बताया कि बुढ़ापा हम खाना नंबर 2 से देखते हैं और दूसरे भाव में जो बैठा प्लैनेट होता है वो बुढ़ापे में असर करता है, यानी उसका जो रिजल्ट आना है वो अंतिम समय पे आना है। अब खाना नंबर 2 जो है और खाना नंबर 9 जो है, ये दोनों जो हैं ये मिले मिलाए इनको इसलिए कह सकते हैं कि दोनों ही बृहस्पति के पक्के घर हैं और दोनों जो अपना असर है वो इकट्ठा लेके चलते हैं। खाना नंबर 9 जो है वो हमारे बुज़ुर्गों का है ना, तो हमें बुज़ुर्गों से जो कुछ मिला, बुज़ुर्गों से जो हमें चीज़ मिली, खाना नंबर 9 से वो देखते हैं। किस्मत जो है वो भी खाना नंबर 9 से देखते हैं। तो खाना नंबर 9 जो है वो लगन की बुनियाद है ना। अब यहाँ जो ग्रह बैठा होगा वो क्या होता है कि बृहस्पति की हवाओं से प्रभावित होता। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि खाना नंबर 9 जो है ये यहाँ से घर के बुज़ुर्गों को देखते हैं, पूर्वजों को देखते हैं। अब भाव नंबर 9 किस्मत का है, किस्मत में कितना मिलना है ये सभी भी नवम भाव से तय होता है, 9वें भाव से, यानी हमारी किस्मत से तय होता है। खाना नंबर 9 का जो मालिक और कारक प्लैनेट बोला गया है वो बृहस्पति को बोला गया है ना, क्योंकि किस्मत है बृहस्पति हमारा धर्म है, संस्कार है। और कौन से संस्कार जो हमने इस जन्म में अर्जित किए हैं अपने बुजुर्गों से और जो हमें प्रारब्ध से प्राप्त हुए, 2 तरह के संस्कार ये 9वें से देखे जाते हैं। अब खाना नंबर 9 से आपको जो प्राप्त हुआ का मतलब ये है कि चाहे वो दुनियावी सुखों के हिसाब से ले लो आप, कि जो भी आपको धन संपत्ति दौलत प्राप्त हुई है वो खाना नंबर 9 से देखता है। जो स्पिरिचुअल चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं वो भी खाना नंबर 9 से देखते हैं। अब अगर आपके बुज़ुर्ग सदाचार के मार्ग पे चलने वाले हुए, सदाचार के मार्ग यानी धर्म कर्म पे चलने वाले हुए, तो ऐसे में क्या होता है कि पीढ़ियाँ जो हैं वो बृहस्पति के शुभ परिणाम प्राप्त करती है। क्योंकि अगर बुज़ुर्गों ने अपना जो धर्म होता है ना, अपना धर्म जो है उसे बृहस्पति बोला गया है, और गैर जो धर्म है वो राहु के क्षेत्राधिकार में आता है। भाव नंबर 2 जो है, अब भाव नंबर 2 में कोई भी ग्रह बैठा हो है ना, जैसे मान लो भाव नंबर 2 में शुक्र बैठा हुआ और 2 में बैठा ग्रह जो है वो बृहस्पति की हवाओं से प्रभावित होता है ना। अगर शुभ अशर का है और बृहस्पति भी शुभ हो, दोनों ही चीज़ों का यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि खाना नंबर 2 में जो ग्रह बैठा होता है
वो बृहस्पति की हवाओं से प्रभावित होता है। साथ में उस ग्रह का खुद जाती असर देखना ज़रूरी है ना, कि उसके घर में कोई दुश्मन तो नहीं बैठा या उसकी रूट को किसी ने ख़राब तो नहीं किया। दोनों ही असर जब 2 में पैदा करते हैं तो वो असर खाना नंबर 2 के जो तमाम चीज़ें हैं उनसे जाहिर होता है। अगर खाना नंबर 2 में बैठा ग्रह शुभ हो जाए तो वृद्धावस्था जो बुढ़ापा होता है वो अच्छा निकलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब खाना नंबर 2 में बैठा ग्रह अशुभ है और कुंडली में बृहस्पति भी खराब हो जाए तो ऐसे में क्या होता है कि बुढ़ापा जो है वो बुढ़ापे में जो असर मिलने होते हैं वो खराब मिलते हैं। बुढ़ापा जो जाता है वो बहुत दुखदाई और कष्टमय जाता, तो ये ध्यान रखो। दूसरे भाव में बैठे ग्रह को ये मैंने आपको बता दिया कि बृहस्पति की हवाएं प्रभावित करती हैं। अब हवाएं प्रभावित करने का मतलब क्या होता है? हवाएं प्रभावित करने का मतलब ये है कि दूसरे में बैठा जो प्लैनेट है वो उसी तासीर का होगा जैसा उस टेवे में, उस कुंडली में बृहस्पति बैठा होगा। बृहस्पति अच्छा बैठा है तो दूसरे में जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो भी अच्छा होगा। बृहस्पति अगर खराब बैठा है तो दूसरे में बैठा प्लैनेट भी खराब असर का होगा। अब यहाँ एक चीज़ और समझिए कि दूसरे में कोई भी ग्रह वो शरारत नहीं करता है ना। बृहस्पति की धर्मस्थली गुरु के सम्मान में सभी ग्रह यहाँ शांत रहते हैं, कोई भी प्लैनेट यहाँ शरारत नहीं कर सकता। इसे इस तरह समझिए कि कोई समाज के कोई सामाजिक तत्व हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझिए कि समाज के कोई सामाजिक असामाजिक तत्व हैं जो मंदिर प्रांगण में या धर्मस्थली किसी प्रांगण में आते हैं तो वो मजहबी जो धर्म स्थान होता है वहाँ पे वो मंदिर में शरारत या उस धर्म स्थान में शरारत नहीं कर सकते। तो यहाँ सभी प्लैनेट हैं वो शांत रहते हैं। और यहाँ राहु जो है, यहाँ राहु भी शरारत नहीं करता, ना केतु शरारत करता है ना। राहु तो 2 में बोला गया है कि बृहस्पति के मातहत हो जाता है। राहु 2 में बैठा होगा या बृहस्पति 2 में बैठा हो तो राहु जो है मातहत हो जाता, अधीन हो जाता। अधीन होने का मतलब ये है कि बृहस्पति के कंट्रोल में होगा। राहु 2 में होगा तो बृहस्पति के कंट्रोल में होगा। बृहस्पति 2 है तो राहु कहीं भी बैठा हो बृहस्पति के कंट्रोल में होगा। इसी तरह केतु जो है ये बृहस्पति का, इसे आप शिष्य कह लीजिए, बृहस्पति का चेला कह लीजिए, बृहस्पति का आसन कह लीजिए, है ना। बृहस्पति की फितरत को अपनाता है ना। तो केतु भी खाना नंबर 2 में शरारत नहीं करता और बाकी सारे प्लैनेट जो हैं जिसमें सूरज हो गया, मंगल हो गए, चंद्र हो गए, ये सम्मान में शांत रहते हैं। शनि खाना नंबर 2 में कहा जाता है कि पूर्व जन्मों का जो प्रारब्ध का जो रिजल्ट मतलब लेके आए, फल लेके आए, वो खाना नंबर 2 का शनि उसी तासीर का होता है। प्रारब्ध के कर्म वो अच्छे लेके आया तो शनि अच्छे रिजल्ट का 2 में बैठा होगा। प्रारब्ध के अगर खराब कर्म लेके अगर वो जन्मा है तो शनि 2 में बैठा प्लैनेट भी पाप प्रभाव में होगा, पापी प्रभाव में होगा और शनि के अशुभ परिणाम प्राप्त हो रहे होंगे। और उस समय बृहस्पति भी ऋणपत्री में होगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। इस भाव में सूरज शनि की युति हो, अब जैसा मैंने बताया कि सूरज शनि की युति हो, पापी ग्रह शनि राहु शनि केतु जातक पर खराब असर नहीं करते। जातक पर का मतलब ये होता है कि टेवे वाला जो स्वयं है उस पर खराब असर नहीं करेंगे, लेकिन बृहस्पति की जो चीज़ें हैं, खाना नंबर 2 की जो चीज़ें हैं, धन हो गया, सेविंग्स हो गई, कुटुंब हो गया, बुढ़ापा हो गया, उन चीज़ों को खराब करने में अहम भूमिका निभाते हैं ना। स्वयं पे खराब असर करें ना करें लेकिन कुटुंब में खराबी लेके आ जाते हैं हम। दूसरी चीज़ों पे अपना मंदा रिजल्ट देते हैं। अब इसके अलावा एक चीज़ समझिए कि दूसरे भाव पे जो दृष्टि आती है वो खाना नंबर 8 से आती है ना। 8 से खाना नंबर 2 पे दृष्टि आती है, लेकिन खाना नंबर 2 से 8 पे दृष्टि नहीं जाती। खाना नंबर 2 जो दृष्टि देता है वो खाना नंबर 6 को देता है। तो एक ये चीज़ है, जन्म कुंडली में जो भी ग्रह खाना नंबर 2 में होगा या वर्षफल में चल के आएगा उसे भाग्य का ग्रह कहेंगे। यानी अगर कुंडली में भाव नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा है ना, या फिर मान लो वर्षफल में खाना नंबर 2 में आया है ना और अशुभ ना हो रहा हो, तो उस समय ऐसा प्लैनेट आपको नसीब खोलने में आपकी मदद कर सकता। शुभ अगर नेचर का है, नसीब खोलने में या नसीब का साथ मिलने में आपको वो ग्रह मदद कर सकता। अब इसे समझिए आप
कि भाव नंबर 2 में कोई भी ग्रह और भाव नंबर 10 खाली है ना। अब भाव नंबर 2 जो है ये जैसे ये चीज़ बताऊं मैं, धन का भी है ना, और भाव नंबर 10 जो है ये कर्म क्षेत्र का है, पिता भी यहीं से देखते हैं ना, सरकारी संस्थाएं वगैरह यहाँ से देखते हैं। तो खाना नंबर 2 में तो ग्रह है, यानी धन भाव में तो कोई ग्रह है लेकिन कर्म स्थान में कोई प्लैनेट नहीं है। तो ऐसे में भाव नंबर 2 में बैठा ग्रह सोया हुआ होगा, है ना। अर्थात ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में कामकाज के हिस्से प्रभावित हो रहे होंगे। अब कामकाज के हिस्से प्रभावित, ये खाना नंबर 10 सोया हुआ या 10 पे कोई इम्पैक्ट नहीं है ना किसी प्लैनेट का, तो जो उसकी ज़िंदगी में कामकाज है वो प्रभावित हो रहा होगा। तो इस वजह से कामकाज प्रभावित होने से पैसा जो आना है वो काम करने से आना है, नौकरी करने से आना है, बिजनेस करने से आना है, किसी इल्म से आना है, और वो पैसा इल्म के थ्रू खाना नंबर 2 यानी जो धन भाव है ना, तब ये जागृत होता है। अगर वो ही मंदा है या वो ही, उसमें कोई ग्रह नहीं है, वहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ कोई बल नहीं है, तो खाना नंबर 2 में धन पैदा होने का सवाल ही नहीं है ना। तो इसलिए 10 अगर खाली है तो 2 भी सोया होगा, यानी धन के जो किस्से होंगे ना वो भी खराब होंगे। अब इसे एक चीज़ से और समझिए कि भाव नंबर 9 जो है किस्मत का समंदर माना है इसे, है ना। बृहस्पति किस्मत, और किस्मत का जो सबसे ज़्यादा उफान आता है, किस्मत का जो दरिया भी नहीं है, यहाँ समंदर बोला, दरिया खाना नंबर 4 है, यहाँ समुंदर है बृहस्पति का, किस्मत का समुंदर। ये किस्मत का समुंदर चलता पूर्वजों से है। पूर्वज जो इकट्ठा करके गए होंगे ना, पूर्वजों ने जो आपको कैरी फॉरवर्ड किया होगा, बुज़ुर्गों ने जो कैरी फॉरवर्ड किया होगा, वो खाना नंबर 9 से देखते हैं। और खाना नंबर 9 से किस्मत के जो समंदर माना है, वहाँ से किस्मत की जो किस्मत रूपी जल है, जल यानी लिक्विडिटी, चंद्रमा, और इसे अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। जैसे धन दौलत के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, भोग विलासिता के परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है ना। तो किस्मत रूपी जल से भरी मानसूनी हवाएं खाना नंबर 9 से उठती हैं और खाना नंबर 2 के पर्वतों की श्रृंखला से टकरा के भाव नंबर 4 में बारिश करती। इसका मतलब ये क्या होता है कि 9 को समंदर माना है और खाना नंबर 2 जो है ये पहाड़ों का सिलसिला है ना, पर्वतों की एक श्रृंखला है। तो जब भी किस्मत के बादल उठेंगे वो खाना नंबर 2 के पहाड़ों से टकरा के खाना नंबर 4 में बारिश करेंगे। लेकिन अब ये मान लीजिए 4 में बारिश करेंगे, लेकिन आगे एक चीज़ मैं बताता हूँ कि 4 में मान लो कोई प्लैनेट नहीं है, तो खाना नंबर 2 के पहाड़ों से ये मानसूनी हवाएं टकराएंगी ज़रूर, लेकिन बारिश करने के लिए यानी उसको संभालने के लिए खाना नंबर 6 में कोई प्लैनेट नहीं होगा, 4 में कोई प्लैनेट नहीं होगा। तो ऐसे में ये हवाएं जो हैं अपना पानी लेके निकल जाती हैं खाना नंबर 6 की तरफ, और खाना नंबर 6 में जाके ये पानी वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि खाना नंबर 6 जो है वो पाताल का है ना, गहराई का है। तो पाताल में ये चीज़ें जाके व्यर्थ हो जाती है अगर खाना नंबर 4 में कोई संभालने के लिए इसको प्लैनेट नहीं है। अब एक चीज़ समझिए कि भाव नंबर 2 और भाव नंबर 9 का जो मालिक है, ग्रह जो है, मालिक ग्रह प्लैनेट है वो बृहस्पति, मालिक भी यही है और कारक भी यही है। भाव नंबर 9 में और भाव नंबर 2 में अगर शुभ ग्रह हो तो बुज़ुर्गों से फ़ायदा होगा। शुभ ग्रह का मतलब ये हो गया कि बृहस्पति या बृहस्पति के मित्र हों तो बहुत अच्छा। तो अगर शुभ ग्रह दोनों ही जगह हैं तो बुज़ुर्गों से फ़ायदा होगा, है ना। यानी 9 से जो हवाएं चलेगी वो जल रूपी हवाएं चलेगी, वो 2 में असर पैदा करेंगी और 4 में बारिश करेंगी, है ना। तो इस तरह से अगर दोनों जगह प्लैनेट हैं, लेकिन अब ये समझिए कि खाना नंबर 9 में ग्रह है और भाव नंबर 2 खाली है ना, तो ऐसे में समंदर से मानसूनी जल रूपी मानसूनी हवाएं उठेगी, लेकिन टकराने के लिए पहाड़ों का सिलसिला नहीं होगा, यानी अब टकराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसे में बोला गया है कि धन दौलत का बुज़ुर्गों से कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, है ना। ये मैंने बता दिया आपको कि मानसूनी हवाएं खाली निकल जाएंगी क्योंकि खाना नंबर 2 में पहाड़ों की श्रृंखला मौजूद नहीं होगी, है ना। अब दूसरे में एक चीज़ और समझिए कि भाव नंबर 2 में ग्रह और भाव नंबर 9 खाली है ना। अब 2 में ग्रह है
और 9 खाली है, तो पर्वतों की श्रृंखला, यानी खाना नंबर 2 में ग्रह मौजूद है, पर्वतों की श्रृंखला तो है, लेकिन खाना नंबर 9 से वो हवाएं उठने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत तो होगी, पर वो सिर्फ दिखावे की होगी, अर्थात उसका उसे पूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। धन दौलत होगी लेकिन उसका उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। अब इसको समझिए कि जब भाव नंबर 2 में कोई ग्रह और भाव नंबर 8 खाली हो तो भाव नंबर 2 का फल शुभ होगा, है ना। 2 में प्लैनेट है, 8 खाली है, तो कोई दृष्टि नहीं आ रही है उसके ऊपर, तो 2 का जो असर है वो शुभ होगा। इसके अलावा 8 खाली हो और साथ ही भाव नंबर 2 भी खाली हो तो इसे भी शुभ योग बोला गया, है ना। 2 खाली हो, 8 खाली हो तो भी शुभ है। भाव नंबर 2 में बृहस्पति हो और भाव नंबर 8 खाली हो तो बृहस्पति खराब परिणाम देगा। अब एक चीज़ और समझिए कि भाव नंबर 8 का असर जो है भाव नंबर 2 में जाके मिलता है, यानी 8 से उल्टी दृष्टि जाती है, खाना नंबर 2 में 100% दृष्टि का उसूल है ये, और भाव नंबर 2 से असर भाव नंबर 6 में जाता है। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन है, इस तरह से जो असर है ये 8, 2 और 6 का मिल जाता है। इस तरह भाव नंबर 8 और 6 दोनों भी मिले मिलाए रहते हैं। मिले मिलाए इसलिए रहते हैं कि खाना नंबर 6 पाताल है, खाना नंबर 8 शमशान है, शून्यता का प्रतीक है, दोनों ही ज़मीन के अंदर की गहराई को दर्शाते हैं। तो इस तरह पूर्ण फलादेश जो होगा 8, 2 और 6 को मिला के होगा। तो ये एक चीज़ है, इसे इस सूत्र को ध्यान में रखना आप। अब इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखिए कि मस्तक पे दोनों भुवों के बीच की जगह को, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो पॉइंट है, ये खाना नंबर 2 है ना। दोनों भुवों के बीच की जगह को खाना नंबर 2 की जगह मानी गई है। भुवों के मध्य के भाग को छोड़ के मस्तक के ऊपरी भाग को, ये खाना नंबर 2 है, और ये जो ललाट का हिस्सा है ये खाना नंबर 11 है। तो तिलक लगाने की जगह कब माना गया है इसे हम समझते हैं। भाव नंबर 2 और भाव नंबर 11 की यह जगह तिलक लगाने की जगह मानी जाएगी। तिलक लगाने की जगह कब मानी जाएगी? जब ये खाली हो, है ना। और दृष्टि वगैरह इन भावों पे, जब ये भाव खाली हो 2 या 11, अगर यहाँ तिलक करना है खाना नंबर 2 तो खाली हो, यहाँ करना है तो खाना नंबर 11 खाली हो, और दृष्टि वगैरह भी इन भावों पर ना पड़ रही हो। 2 पे जो दृष्टि जाती है वो खाना नंबर 8 से जाती है, और 2 पे जो दृष्टि जाती है वो शनि की उल्टी दृष्टि खाना नंबर 6 से जाती है। भाव नंबर 11 पे जो दृष्टि जाती है वो खाना नंबर 3 से जाती है ना। 50% दृष्टि का उसूल है ये। इसके अलावा दूसरा भाव समझिए आप कि जब दूसरे भाव में ये एक चीज़ समझिए कि जब भाव नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो, जब भाव नंबर 2 में कोई ग्रह नहीं है तो मस्तक के भौं के मध्य वाले भाग पर तिलक करके भाव नंबर 2 के फलों को लिया जा सकता है। जब भाव नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो तो यहाँ इस पॉइंट पे तिलक करके, केसर का तिलक करके बृहस्पति का असर पैदा किया जा सकता है। और बृहस्पति का जब यहाँ असर पैदा करते हैं तो भाव नंबर 2 और भाव नंबर 9 दोनों ही एक्टिवेट होते हैं, दोनों का ही असर पैदा हो जाता है। इसी तरह जब भाव नंबर 11 खाली हो तो मस्तक पर भाव नंबर 2 के ऊपर की जगह, है ना, भाव नंबर 2 के ऊपर की जगह ऊपरी हिस्से में तिलक करके भाव नंबर 11 के फलों को लिया जा सकता है। यहाँ तिलक करके खाना नंबर 2 के रिजल्ट लिए जा सकते हैं, यहाँ तिलक करके खाना नंबर 11 के रिजल्ट लिए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें थी खाना नंबर 2 के बारे में। ये एक अद्भुत सूत्र हैं जो आप लोगों के साथ शेयर किए मैंने। आशा है आप इस वीडियो से सीखने को आपको मिलेगा, आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।